हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भाषा विकास। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने नैतिक विकास को डिस्कस किया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उसका PDF आप लोगों को कल सुबह तक मिल जाएगा, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं भाषा विकास को। तो बात अगर हम भाषा की करें तो भाषा जो शब्द है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और भाषा को अगर समझें कि भाषा कहते किसे हैं, तो अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिसके माध्यम से स्वयं के विचारों को, भावों को व्यक्त करते हैं, वही भाषा कहलाती है। यहाँ पर समझते हैं भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक शाब्दिक माध्यम है, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वही भाषा कहलाती है। यानी कि जैसे कुछ जो भी हमारे थॉट हैं, जो कुछ भी विचार हैं, उन्हें जब हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना भाषा कहलाती है। भाषा भावों को भी प्रकट करती है। इसके अलावा भाषा की जो रचना है वो प्रतीकों तथा ध्वनियों के माध्यम से होती है। यानी कि भाषा की कुछ न कुछ ध्वनियाँ होती हैं और प्रतीक होते हैं, जिनके माध्यम से हम भाषा को समझते हैं। और भाषा एक सार्थक ध्वनि है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाषा होती है वो सार्थक ध्वनि होती है, यानी कि उसका कुछ न कुछ विशेष अर्थ होता है। मतलब उसे हम भाषा नहीं कहेंगे जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। यानी कि भाषा हम उसे ही कहेंगे जिसका अर्थ है और जिसको हम समझेंगे, या उसके माध्यम से हम किसी को कुछ समझा सकते हैं। ऐसी ध्वनि जो होती है वो भाषा कहलाती है। भाषा जन्मजात नहीं होती है बल्कि अर्जित की जाती है। यानी कि जन्म से ही हम भाषा को सीख कर नहीं आते, बल्कि इन्वायरमेंट में रह करके हम भाषा को अर्जित करते हैं। जैसा कि चॉम्स्की ने भी कहा है कि जो भाषा की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, बल्कि भाषा जन्मजात नहीं होती। मतलब भाषा, कोई भी भाषा जन्मजात नहीं होती। अगर भाषा जन्मजात होती तो फिर हम सारी भाषाएं बोल लेते, जबकि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। यानी कि हम भाषा को अर्जन कर सकते हैं जैसे भी वातावरण में हम रहते हैं। और उसके आगे अगर बात करें तो भाषा का संबंध समाज की संस्कृति से होता है। उसके आगे अगर बात करें तो भाषा पर किसी वर्ग, जाति तथा समुदाय का एकाधिकार नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो भाषा होती है वो किसी वर्ग, जाति तथा समुदाय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भाषा का प्रयोग सभी लोग करते हैं। और इसके आगे यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में भाषा को 6 बिंदुओं में परिभाषित किया गया है। तो वो 6 बिंदु कौन कौन से हैं? ध्वनि अंशों द्वारा, सार्थक ध्वनियों और सामान्य वाणी द्वारा उच्चारित ध्वनि तरंगों से अव्यक्त होने वाले संवेग तथा विचार ही भाषा हैं। और इसमें उच्चारित भाषा मनुष्य तक सीमित रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ध्वनि अंश होते हैं, मतलब ऐसे ध्वनि अंश जो सार्थक हों, मतलब जिनका कुछ न कुछ अर्थ हो, मतलब सार्थक ध्वनियाँ होनी चाहिए। और उन सार्थक ध्वनियों के माध्यम से हम अपनी सामान्य वाणी के द्वारा संवेगों तथा विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वही भाषा कहलाती है। और इस तरीके से मतलब ऐसी जो ध्वनि जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है और जिसे हम वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं, ऐसी भाषा मनुष्य तक सीमित रहती है। और अगला जो पॉइंट है, अनुच्चारित वाक्य ध्वनियों का समूह जिसके माध्यम से पशु अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं, वह भाषा कहलाती है। मतलब अनुच्चारित वाक्य जो उच्चारित नहीं होता, ऐसी ध्वनियों का समूह जिसके माध्यम से पशु अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं, वह भी भाषा होती है। और भाषा किसी राष्ट्र, समूह, जनजाति, प्रजाति अथवा कबीले द्वारा बोली जाने वाली बोली का विशिष्ट रूप होता है। यानी कि जो भी किसी राष्ट्र में, समूह में, जनजाति या प्रजाति आदि में जो बोली बोली जाती है, उसका जो विशिष्टतम रूप होता है वह भाषा कहलाती है। इसके अलावा भाषा ग्राफिक शैली की अभिवृद्धि है, जिसमें शैली, वाणी, वैयक्तिक शैली या फिर लेखन, भाषण आदि आते हैं। यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम लेखन कार्य और लेखन शैली, भाषण, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और भाषा किसी विशेष वर्ग अथवा समुदाय द्वारा बोली जाने वाली तकनीकी भाषा या व्यवसाय की भाषा है। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, भाषा प्रतीकों या मुख मुद्राओं का समूह है जो अर्थ की अभिव्यक्ति करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट हैं
जो कि यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में परिभाषित किए गए हैं। तो इनको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके अलावा एक कथन है, और ये कथन दिया है ब्राउनफील्ड ने। इनका कहना है कि अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की शक्ति का नाम भाषा है, यानी कि जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं वही भाषा कहलाती है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं स्किल्स को। तो भाषा की 4 स्किल्स होती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि कोई भी बच्चा पहले किसी भी चीज़ को सुनता है, बाद में बोलना सीखता है, फिर पढ़ना और बाद में लिखना सीखता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो पहले स्टार्टिंग में बोलना तो जानता नहीं है, और फिर वह धीरे धीरे लोगों को सुन करके अनुकरण करता है और फिर बोलने का भी प्रयास करता है, तो बोलना सीख जाता है। फिर जब स्कूल जाता है तो उसे पढ़ना सिखाया जाता है, बोल बोल करके पढ़ने को सिखाया जाता है, लिखना भी सिखाया जाता है। बट बच्चा मतलब क्योंकि बच्चा बोलने लगा है तो वह पढ़ना भी सीख जाता है, मतलब शब्दों को पढ़ना सीख जाता है। जैसे कि उसे ABCD सिखाई गई तो वह पढ़ने लगता है। बट लिखने की अगर बात करें तो बच्चा अगर पेन पकड़ने भी लगा है तब भी वह अक्षरों को स्पष्ट नहीं बना पाता। यानी कि जो लिखने वाली प्रक्रिया है ये सबसे कठिन प्रक्रिया होती है और ये सबसे लास्ट में होती है। तो ये 4 स्किल्स होती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये इसी क्रम में होती हैं। इसके अलावा सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक होती हैं, यानी कि सुन करके और पढ़ करके हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं। और बोलना और लिखना इसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को अव्यक्त करते हैं, तो ये अव्यक्तात्मक होती हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से स्किल्स ग्रहणात्मक हैं। तो सुनना और पढ़ना और बोलना और लिखना ये अव्यक्तात्मक होती हैं, यानी कि इनके माध्यम से हम अपने विचारों को अव्यक्त करते हैं। उसके बाद हम समझ लेते हैं विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। तो सबसे पहले समझते हैं शैशवावस्था में भाषा विकास। तो शैशवावस्था में जो भाषा का विकास होता है वो कुछ स्टेजेस में होता है, तो उनको समझ लेते हैं। यानी कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्रंदन करता है, फिर बलबलाना होता है, उसमें हाव भाव, सामवेगिक अभिव्यक्ति, भाषा अवबोध, शब्दावली निर्माण, वाक्य संगठन, उचित उच्चारण और सबसे लास्ट में स्वामित्व। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को हम आसानी से समझेंगे। यानी कि अगर बात करें क्रंदन की, तो जन्म के समय जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वह सिर्फ रोना ही जानता है, उसी को हम क्रंदन कहते हैं। फिर जब बच्चा लगभग 1.5-2 माह का हो जाता है तो वह बलबलाना सीख जाता है, यानी कि अपने मुंह से अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है, उसे हम बलबलाना कहते हैं। फिर हाव भाव, जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 5-6 महीने का हो जाता है, तो वह हाव भाव का प्रदर्शन करने लगता है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत समझने लगता है हाव भाव को। और सामवेगिक अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो बच्चा थोड़ा जब और बड़ा होता है तो वह अपने संवेगों को भी अभिव्यक्त करने लगता है, यानी कि अब उसके जो संवेग हैं वो स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले जो उसके संवेग होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते। और लगभग जब 14-15 माह का बच्चा हो जाता है तो वह अपने संवेगों को भी अभिव्यक्त करने लगता है। उसके बाद भाषा अवबोध की बात करें तो अब वह भाषा को समझने लगता है। अवबोध से मतलब है कि दूसरों की भाषा को अब अच्छे से समझने लगता है, मतलब उसमें समझने की योग्यता का विकास हो जाता है। और जब वह भाषा को समझेगा, क्योंकि जो भी भाषा वह सुन रहा है उसको समझ रहा है, तो वैसे ही बोलने का भी प्रयास करेगा। जब वह बोलेगा यानी कि वह शब्दों को समझता है, फिर वह शब्दों को जब समझता है तो शब्दों को बोलने का भी प्रयास करता है, यानी कि शब्दावली निर्माण उसमें होने लगता है। और जब शब्दावली का निर्माण होगा, यानी कि शब्दों का निर्माण होने लगेगा, तो फिर वह वाक्यों का संगठन भी बनाएगा, यानी कि शब्दों को जोड़ जोड़ करके वह छोटे छोटे वाक्य भी बोलने लगता है। और उसके बाद फिर वह उचित उच्चारण भी उनका करने लगता है। और जब ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं तो फिर स्वामित्व से मतलब है कि अब वह भाषा को अच्छे से सीख गया, यानी कि उसमें भाषा का स्वामित्व स्थापित हो जाता है। तो ये चरण होता है भाषा सीखने का। और यहाँ पर जो प्रथम 4 चरण हैं इन्हें हम कहते हैं बोलने की तैयारी, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता है बल्कि बोलने की तैयारी में होता है। इसे पूर्ववाक भाषा विकास भी कहते हैं। और बाद के जो 4 चरण हैं इन्हें कहते हैं पश्चवाक भाषा विकास, यानी कि अब जो बच्चा है वो भाषा की अभिव्यक्ति करने लगता है और धीरे धीरे लास्ट में भाषा को सीख जाता है। इसके अलावा हम समझ लेते हैं स्मिथ के अनुसार भाषा की प्रगति, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो किस आयु में कितने शब्द बोलता है, ये स्मिथ ने बताया है। तो स्मिथ के अनुसार हम समझते हैं यहाँ पर जन्म से 8 माह तक बच्चा एक भी शब्द नहीं बोलता। 10 माह का होने पर वह एक शब्द बोलने लगता है। उसके आगे 1 वर्ष की आयु में
वह 3 शब्द बोलता है, और 1 वर्ष से 3 माह तक वह 19 शब्दों को बोलने लगता है, और 1 वर्ष से 6 माह तक वह 22 शब्दों को बोलने लगता है, और 1 वर्ष से 9 माह तक 118 शब्द, 2 वर्ष में वह 212 शब्द, एंड 4 वर्ष में 1550 शब्द। इसके अलावा 5 वर्ष की आयु तक वह 2072 शब्द बोलने लगता है, और जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो वह लगभग 2562 शब्दों को बोल सकता है, यानी कि उसका जो शब्द भंडार है वो इतना हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं बाल्यावस्था में भाषा विकास को। तो इस अवस्था में भाषाई विकास अधिक होता है बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो स्कूल में जाने के बाद बच्चे नए नए लोगों से मिलते हैं, अपने काफ़ी सारे दोस्तों से भी मिलते हैं वहाँ पर। तो कई लोगों के संपर्क में आने की वजह से उनका भाषाई विकास और अधिक बढ़ता है। और इसके अलावा इस अवस्था में जो लड़कियों की भाषा का विकास होता है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होता है। अब यहाँ पर सिसोर द्वारा बाल्यावस्था में भाषा विकास को बताया गया है। तो इन्होंने 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया था। तब इन्होंने बताया था कि 4 वर्ष में एक बच्चा 5600 शब्दों को बोलता है। तो यहाँ पर ये जो डिवीज़न है ये अलग अलग है। ये था स्मिथ के अनुसार। तो स्मिथ ने 4 वर्ष में 1550 शब्दों को बताया है, जबकि सिसोर ने बताया है कि 4 वर्ष में बच्चा 5600 शब्दों को बोलने लगता है, और 5 वर्ष में वह बोलता है 9006 शब्दों को, जबकि 6 वर्ष की आयु तक बच्चा 14700 शब्दों को बोलने लगता है, और 7 वर्ष में 21200 शब्द, 8 वर्ष में 26300 शब्द, और 10 वर्ष तक वह 34300 शब्दों को बोलने लगता है। अब आगे हम समझ लेते हैं किशोरावस्था में भाषा विकास। तो इस अवस्था में भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है लगभग, क्योंकि बच्चा जो है शैशवावस्था और बाल्यावस्था को पार करके आया है। यानी कि शैशवावस्था में वह घर में सीखता है और बाल्यावस्था में स्कूल में सीखता है। तो अब तक जो उसका शब्द भंडारण है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस अवस्था में आते आते उसकी भाषा का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, और उसमें कविताएं, कहानी पढ़ने की रुचियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके माध्यम से उसका जो भाषाई विकास है वो और अधिक विस्तृत होता है। इसके अलावा कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं भाषा विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर भाषा विकास के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, इनको समझते हैं। पहला सिद्धांत यहाँ पर लिखा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, चौमस्की का भाषा सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, और स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत। बात अगर हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत की करें तो ये सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने, और इनका मानना था कि कोई भी बच्चा जो सीखता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसी वजह से इनके सिद्धांत को अनुकरण अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके अलावा इन्होंने यह भी बताया था कि बच्चे जो है किसी को अपना आदर्श मानकर सीखते हैं। तो इस वजह से इनके सिद्धांत को आदर्श आधारित सिद्धांत भी कहा जाता है। आदर्श से मतलब है कि कोई बच्चा जिसे ज़्यादा पसंद करता है या जिसके जैसा जो बनना चाहता है वह उसके अकॉर्डिंग सीखता है। तो इनका सिद्धांत आदर्श आधारित, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और अनुकरण अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, और ये सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। उसके अलावा चौमस्की की अगर बात करें तो इन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने ही बताया था कि जो भाषा व्यवहार की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, जबकि भाषा जन्मजात नहीं होती। यानी कि कोई भी भाषा हम सीख कर नहीं आते, बल्कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर वो जन्मजात होती है। यानी कि हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, कोई भी भाषा अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जो भाषा होती है वो जब हम आसपास लोगों से सुनते हैं उसके द्वारा हम सीखते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी पर्यावरण में रहते हैं, वहाँ की भाषा हम सीख जाते हैं। और इसके अलावा मतलब प्रत्येक बच्चे के अंदर या प्रत्येक मनुष्य के अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वह भाषा के सामान्य सिद्धांत को समझता है और उसका सफल प्रयोग करना भी जान जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते तब भी वह शुद्ध और सफल भाषा बोलना सीख लेते हैं। वो इसी कारण सीख लेते हैं क्योंकि उनके अंदर क्षमता है और वह भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो सभी के अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है, भाषा को अर्जन करने की क्षमता होती है। अब हम समझते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन के सिद्धांत से मतलब है कि किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो उसे सबसे पहले मूर्त रूप, किसी भी वस्तु को मूर्त रूप में दिखा कर के सिखाया जाता है। यानी कि उस वस्तु के साथ उसका साहचर्य स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब ऐसे है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे छोटा से अनार, बड़ा से आम ऐसे सिखाया जाता है। तो उस शब्द को सिखाने के लिए किसी
चीज़ से जोड़ करके उसे सिखाया जा रहा है। बाद में जब बच्चा सीख जाता है तब उसे छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम इस तरीके से नहीं सिखाना पड़ता, क्योंकि अब वह चीज़ों को सीख चुका है। तो पहले बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए किसी भी चीज़ के साथ उसका अनुबंधन स्थापित करते हैं, यानी कि साहचर्य स्थापित करके बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत से मतलब है कि जब किसी बच्चे के स्वर यंत्र परिपक्व होंगे तभी बच्चा भाषा को सीख पाएगा। क्योंकि यदि उसके जो स्वर यंत्र है, मतलब जिन भी अंगों का प्रयोग हम बोलने के लिए करते हैं, वो यदि परिपक्व नहीं है तो बच्चा बोलना नहीं सीख पाएगा। इसी कारण से जब बच्चा छोटा होता है तो वह बोलना नहीं सीखता, क्योंकि उसके जो अभी बोलने वाले अंग हैं वो परिपक्व नहीं हुए हैं। जब वह परिपक्व हो जाएगा तभी वह बोलना सीख पाएगा। तो स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत से मतलब यही है कि बोलने के लिए बच्चों के स्वर यंत्र का परिपक्व होना भी जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं भाषा के स्तर। तो भाषा के 4 स्तर होते हैं: स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। तो सबसे पहले स्वनिम की अगर बात करें तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जो कि अर्थहीन होती है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे का, खा, पा, मा, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किंतु अर्थहीन, उसे हम स्वनिम कहते हैं। बात अगर रूपिम की करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किंतु अर्थ सहित होती है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, इसे हम रूपिम कहते हैं। जैसे कि शब्द हो गया, जैसे आम हो गया, तो जैसे आम का कुछ न कुछ अर्थ है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम शब्द कहते हैं उसे हम रूपिम कहते हैं। बाद में अगर बात करें वाक्य विन्यास की, तो वाक्य विन्यास से मतलब होता है कि वाक्य की संरचना। संरचना से मतलब कि जो उसमें कर्ता क्रिया कर्म उचित स्थान पर होना चाहिए। तो भाषा का उचित स्थान पर होना ये वाक्य विन्यास कहलाता है। और अर्थ विन्यास की अगर बात करें तो अर्थ विन्यास से मतलब ऐसे होता है कि जो कुछ भी वाक्य में शब्द दिए गए हैं, मतलब कर्ता क्रिया कर्म, उनका अर्थ मतलब उनका अर्थ पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी अर्थ में हो, उनका कुछ अर्थ ना निकलता हो, यानी कि वो अर्थ सहित हो, तो वह अर्थ विन्यास कहलाएगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं भाषा सीखने की प्रविधियाँ। तो भाषा किस तरीके से सीखी जाती है, यानी किस तरीके से सीख सकते हैं। तो कहानी के माध्यम से, यानी कि कहानी, बच्चों को कहानियाँ सुनाना या बच्चों से कहानी सुनना, इससे भी बच्चों में भाषाई विकास होता है। प्रश्नोत्तर के द्वारा, अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं बच्चे, और बातचीत के माध्यम से भी भाषा सीखते हैं। अब आगे समझ लेते हैं भाषा का क्या महत्व है, यानी कि भाषा सीखना क्यों आवश्यक होता है। तो सामाजिक संपर्क का सबसे बड़ा साधन होता है भाषा, यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम समाज में संपर्क स्थापित कर पाते हैं। तो सामाजिक संपर्क का सबसे बड़ा साधन भाषा है, और मानव विकास की आधारशिला भी है, यानी कि भाषा के माध्यम से ही मनुष्य विकसित होता है। क्योंकि बिना भाषा के वह चीज़ों को नहीं सीखेगा, और जब चीज़ों को नहीं सीखेगा तो फिर उसका विकास भी संभव नहीं है। यानी कि जो भाषा होती है वो मानव विकास की आधारशिला होती है। संस्कृति का प्रतिबिंब, यानी कि मनुष्य की भाषा से ही पता चलता है कि उसकी संस्कृति, उसका कल्चर किस तरीके का है। तो यह संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करती है। और सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, तो भाषा के माध्यम से ही हम सामाजिक होते हैं, और भाषा के माध्यम से ही हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता भी जन्म लेती है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें सामाजिक कार्यों को करना है, समाज में रहना है, और अपने अंदर राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना है। उसके अलावा प्रगति की शक्ति, तो मतलब वही है कि ये मानव विकास की आधारशिला है, यानी कि जब हम भाषा के माध्यम से कुछ सीखेंगे तभी हमारी प्रगति होगी। तो ये प्रगति की शक्ति होती है। इसलिए मतलब इन सब कारणों की वजह से हमें भाषा सीखना आवश्यक है। इसके अलावा व्यक्ति को अपना सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए भाषा का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यानी कि सामाजिक विकास के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो भाषा ही है। और जितना भाषाई ज्ञान अच्छा होगा, बच्चों का लेखन कार्य भी उतना ही अच्छा होता है। यानी कि बच्चों को भाषा हमें क्यों सिखानी है, क्योंकि बच्चों की भाषा जितनी ही अच्छी होगी वह लेखन कार्य में उतने ही ज़्यादा कुशल होंगे। तो इसलिए हमें बच्चों को भी भाषा सिखानी है। और अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, परिस्थितियाँ, शरीर रचना, लिंग भेद, सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिपक्वता, द्विभाषावाद, संवेगात्मक तनाव और वैयक्तिक भिन्नताएं। तो बात अगर शारीरिक स्वास्थ्य की करें
तो जब बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तभी उसका भाषाई विकास भी अच्छा होता है। क्योंकि कोई बच्चा यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वह शारीरिक रूप से बीमार है या मानसिक रूप से बीमार है किसी भी तरीके से, तो ऐसे कंडीशन में यदि बच्चा बीमार है तो उसे कहीं ज़्यादा आने जाने को भी नहीं मिलेगा या फिर बोलने का भी मौका नहीं मिलता। तो इस कारण से उसका जो भाषाई विकास है वो प्रभावित होता है। और बात अगर बुद्धि की करें तो बुद्धि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। क्योंकि जिसकी बुद्धि जितनी ज़्यादा तेज़ होती है वह बोलने में भी उतना ज़्यादा कुशल होता है या फिर वह भाषा को उतनी जल्दी सीख लेता है। इस परिस्थितियों की अगर बात करें तो परिस्थितियाँ भी प्रभावित करती हैं बच्चों को बोलने के लिए, क्योंकि सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग रही होती हैं। किसी परिवार में किसी भी बच्चे के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो जहाँ पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है बच्चों का, वहाँ पर उनका भाषाई विकास अच्छा होता है। और जहाँ पर यदि किसी भी कारणवश बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता तो उनका भाषाई विकास प्रभावित होता है। शरीर रचना की बात करें तो शरीर रचना भी भाषाई विकास को प्रभावित करती है। यहाँ पर शरीर रचना से मतलब है कि जो बच्चों के बोलने वाले अंग हैं, जैसे कि स्वर यंत्र हो गए, जीभ, तालु या फिर दांतों की बनावट आदि चीज़ें बच्चों को बोलने में प्रभावित करती हैं। यदि बोलने में वो प्रभावित होंगे तो उनका भाषाई विकास भी प्रभावित होता है। लिंग भेद से मतलब है कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है जो बालिकाएं होती हैं उनका भाषाई विकास जल्दी होता है बालकों की अपेक्षा। और सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करें तो सामाजिक आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है बच्चों के भाषाई विकास में। क्योंकि यदि किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब उसका यदि सामाजिक परिवेश अच्छा नहीं है, तो फिर बच्चा वैसा ही सीखेगा जिस तरीके के वह सामाजिक परिवेश में रहता है। और आर्थिक स्थिति से मतलब है कि आर्थिक स्थिति भी अच्छा होना ज़रूरी है। यदि बच्चों की आर्थिक स्थिति, मतलब माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकें, तो भी उनका भाषाई विकास प्रभावित होता है। परिपक्वता से मतलब है कि जो बच्चों के स्वर यंत्र हैं, मतलब बोलने वाले जितने भी अंग होते हैं, वो यदि परिपक्व नहीं हैं तो भी उनका भाषाई विकास प्रभावित होगा। द्विभाषावाद से मतलब है कि माता पिता यदि, मतलब उसकी किसी भी बच्चे की माता यदि कोई दूसरी भाषा बोलती हैं और पिता दूसरी भाषा बोलते हैं, तो भी बच्चे का भाषाई विकास प्रभावित होता है। यानी कि दोनों यदि एक भाषी होते हैं तो बच्चे का भाषाई विकास ज़्यादा बेहतर होता है। संवेगात्मक तनाव भी प्रभावित करता है, यानी कि यदि वह सांवेगिक रूप से तनाव में है तो भी उसका भाषाई विकास प्रभावित होगा। और वैयक्तिक भिन्नताओं से मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उन वैयक्तिक भिन्नताओं के हिसाब से भी बच्चों का भाषाई विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाषाई विकास को प्रभावित करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसके अलावा इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा कल तक, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।